संदीप सिलेक्शन पॉइंट उत्तर प्रदेश के यूपी ट्रिपल पेट जो 2025 का एग्ज़ाम सभी को देना है और सभी को ही क्वालिफाई करना है, तभी आप यूपी के आने वाली तमाम वैकेंसियों के लिए, चाहे लेखपाल हो, चाहे आपका बीडीओ की परीक्षा हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो, आप तभी एलिजिबल माने जाएंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर भी मैं लेके आया हूँ। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हैं, तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आप उससे वंचित हो सकते हैं, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक ही देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है, सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया, वह उपनिषद है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवालो उपनिषद। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जवालो उपनिषद। अगला प्रश्न है आपका, निम्न कथनों का पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 2 और 3 दोनों, यानी गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थ पारसनाथ बनारस के थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नौसैनिक शक्ति से पूर्ण था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी चोल। चोल वंश जो था नौशक्ति से पूर्ण था। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था राजराज चोल प्रथम था। चोल साम्राज्य को एक समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम खान गारदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। आइए जानते हैं इसके बारे में। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में, जो इस समय वर्तमान हरियाणा में है। इस युद्ध में गारदी की सेना का प्रमुख इब्राहिम खान गारदी ने मराठों के साथ तथा दोआब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इसका रिजल्ट निकला 1761 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की भारी हार के साथ समाप्त हुआ। उसमें मराठा लोग हार गए थे। इस हार ने भारत के भविष्य बदल दिया और भारतीय शासक को कमज़ोर कर दिया और अंग्रेजों के लिए नियंत्रण हासिल करने का आसान बना दिया। क्वेश्चन इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ तृतीय युद्ध, तो 14 जनवरी 1761 में हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ। इसमें कौन हारा, तो आपको ये पता, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों की भारी हार हुई थी। इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई 16 समिति का नाम क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हंटर कमीशन। आइए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों घटित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जलियांवाला बाग की घटना कब घटी, तो आपका जवाब होगा 13 अप्रैल 1919। कहाँ? अमृतसर। इसका क्या कारण था? आप कारण रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि जो जलियांवाला बाग जो घटना घटी थी उसका जो विरोध था रॉलेट एक्ट के विरोध में था। ये लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रॉलेट एक्ट जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, इसमें भारतीय लोगों की स्वतंत्रता की मांग को दबाने के लिए था ये। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसने चलाई, तो आपका उत्तर होगा जनरल माइकल ओ डायर के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलियां से मारे गए थे। ठीक है, अब जनरल डायर को किसने मारा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जनरल डायर को भारतीय क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने मारा। कब मारा? 1940 में मारा। कहाँ मारा? लंदन में मारा। जलियांवाला बाग नरसंहार का प्रतिशोध लिया उन्होंने। इतने क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रांतों में द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी।
यानी प्रांतों में द्विशासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 1919, यानी 1919 में प्रांतों में द्विशासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था, किसने संगठित किया था? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा से संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? जिस प्रश्न का आपको उत्तर पता उसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? यानी 2018 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साहित्य। साहित्य में 2018 में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संजय बारू। ये लिख दिया, यहाँ बारू है, ये संजय बारू के द्वारा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य? तो आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है आपका, पेसमेकर संबंधित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हृदय से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऊपर की ओर त्वरित होती है। जब ऊपर की ओर त्वरित होती है तब पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारतीय डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? यानी किस भारतीय को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का जनक कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लालजीत सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ये भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा नहीं होती है तो वो राज्य है आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, यूपी SSC पेट में भी पूछा गया, पुलिस में भी पूछा गया है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। तो भारत का जो प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है उसी को दक्षिण गंगोत्री के नाम से भी जानते हैं हम। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? तो गंगा घाटी में चावल की गहन कृषि हेतु
आपका उत्तरदायी जो कारक नहीं है वो है निरंतर वर्षा। यहाँ पे निरंतर वर्षा है, यहाँ वर्षों मैंने लिख दिया है, निरंतर वर्षा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय मृदा में सामान्यतः किस तत्व का अभाव पाया जाता है? ये जो हमारी भारतीय मिट्टी होती है उसमें किस तत्व का अभाव पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र है, यानी स्वदेशी तकनीक से निर्मित परमाणु संयंत्र है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलपक्कम। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य वेल्डिंग प्रक्रिया में किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? जो बिल्डिंग की जाती है उसमें किन किन गैसों का यूज होता है, हमें वो बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये ऑप्शन गलत है, आपका गुशादी है, गुशादी, ये ऑप्शन है, गुशादी है। यानी आंध्र प्रदेश की गौड़ जनजाति का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है गुशादी। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, नोट कर लो। पुस्तक आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम की जो पुस्तक, जिसने पुस्तक लिखी है उनका नाम है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं, ये इनकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, जो 1976 में किया गया था। उस समय प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है? यानी किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड दिया गया है उसको यानी कारावास में तब्दील कर दे, आजीवन कारावास में तब्दील कर सकते हैं, वो किसके पास शक्ति है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल राष्ट्रपति के पास है। किस आर्टिकल के तहत? यानी 72 आर्टिकल के द्वारा राष्ट्रपति मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमा करने की शक्ति उसके पास है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 86वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न है, देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में लागू किया गया। इस संविधान का सबसे मेन उद्देश्य था कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। लेकिन ये एक नया अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया, ठीक। और दूसरा है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन पर प्रतिबंध लगाना और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की शक्तियों को स्पष्ट करना। ये भी 44वें संविधान संशोधन में कहा गया। 52 संविधान संशोधन क्या कहता है? 52 संविधान संशोधन 1985 में किया गया। इसमें दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दल बदल विरोधी कानून किस संशोधन में किया गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न हो चुका है, ये भी, हाँ अगला ये प्रश्न है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के सभी न्यायालयों में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1965। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1965 में इसको पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, नाबार्ड का पूर्ण नाम क्या है?
तो आपका राइट आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इतने लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र आकार होते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यू आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1881 में चलाया गया। अगला प्रश्न है आपका, पुस्तक टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन हैं। टू ए हैंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक का नाम है ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावी होता है। रासायनिक जो अपक्षय होता है सबसे अधिक जो प्रभावी होता है, तो ऑप्शन सी निम्न उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। आबनूस जो होता है अल्पाइन में पाया जाता है, शीशम जो होता है अर्धपर्णपाती में पाया जाता है, अखरोट जो होता है हिमालयी अद्र में पाया जाता है, जो भुर जो होता है उष्णकटिबंधीय सदा रहित में पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस स्थान विशेष की वर्षा निर्भर करती है, यानी किसी भी स्थान पे विशेष की वर्षा निर्भर अगर करती है तो किस ऑप्शन क्या है वो। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा स्थान जो विशेष की वर्षा निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, IGFRI स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं करंट अफेयर, यानी 21 मई 2025 की करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसे 2025 और 2026 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो कौन है, विकास सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस योजना के तहत पुनर्विकास 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री जी 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अगला है, भारत के हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, यानी भारत में हर साल राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। अगला है, स्पेन के पूर्व फुटबॉलर पेप रीना ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस क्लब से खेलते थे। तो आपका है लिवरपूल। अगला है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है भानु मुश्ताक। अगला, दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की है। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी FRI। अगला, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल मनाया जाता है। तो 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल मनाया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए सभी के लाता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।